देखिए आपका भाई ये पढ़ा जा रहा था 299 और 300 आईपीसी चल रही थी। 299 आपको बताया गया था, फिर एक बार उसको दोहरा दिया जाए और तब आपका आगे बढ़ा जाए। 299 देखिए आपका फिर एक बार हम दोहराते हैं और तब आपका 300 आपका शुरू करना है। बैठिए। 299 में आपका आपराधिक मानववध को डिफाइन किया गया है। अब यहाँ आपका बताया गया था कि जो आपराधिक मानववध, तो अब मानववध आपका दो प्रकार का होता है, एक आपराधिक और दूसरा अनापराधिक। आपराधिक मानववध की परिभाषा 299 में दी गई है और अनापराधिक मानववध परिभाषित नहीं किया गया है। तो अनापराधिक मानववध का मतलब ये हुआ कि एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य का वध तो किया, लेकिन वह वध बताया गया था कि 76 से लेकर 106 में आ जाता है। यानी कि आपका लाफुल होमोसाइड, यानी कि विधिपूर्ण आपका मानववध कहलाएगा अगर मामला आपका 76 से लेकर कहाँ तक सेट हो जाए, 106। और अनलॉफुल आपराधिक मानववध या विधि विरुद्ध मानव, बैठे हो, यह भी दोहराया ही जा रहा है, पिछले वाला 2-4 मिनट लगेगा, उसके बाद ही चलेगा। आपका विधि विरुद्ध मानववध बताया गया था, ये 299 में परिभाषित हैं। अगला आपका बताया गया था कि मानववध आपराधिक मानववध दो प्रकार का होता है। एक ऐसा आपराधिक मानववध जो मर्डर या हत्या की कोर्ट में आ जाए, और तब आएगा मर्डर की कोर्ट में जब सेक्शन 300 में चार तत्व बताए गए हैं और किसी व्यक्ति का कार्य इन चार तत्वों में से किसी एक में सेट हो जाए। दूसरा नियम ये जानना है कि आपराधिक मानववध हत्या की कोर्ट में कब नहीं, माने हत्या की कोर्ट में कब नहीं आएगा। तो आपका जब मामला 300 के पांचों अपवाद में आ जाए या 299 में ही रह जाए, तो ये आपका हत्या की कोर्ट में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन जो आपका इस पर बना है एपीओ में कि आपराधिक मानववध कहाँ दिया गया है, 299, 300, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो भाई दोनों मारना है। क्यों? क्योंकि 299 में भी हैं और 300 के जो 5 अपवाद हैं उसमें भी आपका हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध दिया गया है, ये याद रखना है। इसके बाद आपका बताया गया, बैठिए, इसके बाद आपका बताया गया था कि आपराधिक मानववध का मतलब क्या हुआ। तो जब किसी एक मनुष्य द्वारा या किसी मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का वध करना ही आपका मानववध कहलाता है। और अगर ये वध 299 से कवर हो जाए तो आपराधिक मानववध, और या 300 के 5 अपवाद से कवर हो जाए तब भी आपराधिक मानववध। और अगर यही वध सेट हो जाए 76 से लेकर 106 तक, यानी कि 76 से 106 तक, तो अनापराधिक मानववध या विधिपूर्ण मानववध या लाफुल आपका आपराधिक, अब लाफुल आपका होमोसाइड या मानववध माना जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, हमेशा मानववध आपराधिक नहीं होता, कभी कल अनापराधिक भी होता है, लेकिन कब, जब किस सेक्शन में सेट हो जाए, 76 से लेकर कहाँ तक, 106। तो अब आपराधिक मानववध की परिभाषा देखी जाए भाई। आपका 3 पॉइंट दिया गया है, यानी कि आपका, फिर याद रखिए, 3 पॉइंट दिया गया है। अगर इन 3 पॉइंटों में से किसी एक में किसी व्यक्ति का कार्य सेट हो जाता है तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति सेक्शन 299 के तहत कौन सा अपराध किया है, आपराधिक मानववध। फिर हम लिख दें
क्योंकि जब 300 पढ़ेंगे तो आपका यही काम आएगा तीनों। देखिए पहला, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, यानी कि अगर इरादा किस क्या करने का हो, डेथ कारित करने का हो, और डेथ कारित कर दी गई है, तो ये 299 में आपका आपराधिक मानववध माना जाएगा। अब बताया गया डेथ मतलब किसकी डेथ, आपका किसी भी मानव की, कि किसी पर्टिकुलर मानव की, तो किसी भी मानव की। फिर एक बार देखिए, ए बी पर गोली चलाता है और गोली बी को न लगकर बगल में खड़े व्यक्ति सी को लग जाती है, सी मर जाता है। तो यहाँ मारना ए बी को चाहता था, मर गया सी। ऐसी कंडीशन में फिर याद रखिए, ये जो अपराध जाएगा 301 में जाएगा, और क्या इसे 299 में आपराधिक मानववध माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। और 301 में बताया गया, जो मैलिस होता है, विद्वेष होता है, आशय होता है, जो नॉलेज होता है, वह ट्रांसफ़र हो जाता है। अब बी से किस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, सी पर। तो अंतरित विद्वेष का सिद्धांत पूछा भी गया है किस धारा में, आईपीसी के, तो भाई रटे रहिएगा आपका 301। फिर आगे बढ़ा जाए भाई, आपका दूसरा देखिए क्या कहा गया है आपका, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है। यानी कि दूसरे पॉइंट, पहला में डायरेक्ट मृत्यु का क्या था आशय, दूसरा में शरीर को क्षति पहुंचाई गई है, और शरीर को क्षति पहुंचाने का आशय भी था, और ऐसी क्षति पहुंचाई गई है जिससे इस बात की पॉसिबिलिटी या संभावना है कि दूसरा व्यक्ति क्या होगा, मर जाएगा, और दूसरा व्यक्ति मर भी गया, तो हम कहेंगे कि आपका अभियुक्त ने आपराधिक मानववध किया। यानी कि इसके दूसरे पॉइंट में भी आशय का होना क्या है, आवश्यक। तो पहले में डायरेक्ट मृत्यु कारित करने का आशय था, दूसरे में आशय मृत्यु कारित करने का तो नहीं था, लेकिन शारीरिक क्षत करने कारित करने का आशय था। और शारीरिक क्षत इस प्रकार की थी, इस बात की संभावना थी कि दूसरा व्यक्ति क्या होगा, मर जाएगा, और दूसरा व्यक्ति मर गया। तो ऐसा कार्य 299 में क्या माना जाएगा, आपराधिक मानववध। तीसरा पॉइंट नॉलेज पर है। देखिए तीसरे पॉइंट में भाई, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे। यानी कि जो तीसरा पॉइंट 299 का है आपका, चूंकि ऐसा क्वेश्चन भी आजकल बन सकता है, तो ये भी सतर्क रहना है। इसमें आशय नहीं बल्कि किसकी आवश्यकता है, नॉलेज की। यानी कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, ज्ञान रखते हुए कर रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे कार्य से दूसरा व्यक्ति क्या हो सकता है, मर सकता है। तो भले आपका इंटेंशन न हो, लेकिन आप जानकारी आपको थी इस कार्य से दूसरा व्यक्ति क्या हो सकता है, मर सकता है। तो ऐसी दशा में 299 के तहत आपने कौन सा अपराध किया, आपराधिक मानववध। अब आइए, यही जो आपराधिक मानववध है ये कन्वर्ट हो जाता है और आपका मर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए, 299 ही कन्वर्ट हो जाता है 300 में, अगर 300 में 4 आवश्यक तत्व हैं और चारों आवश्यक तत्वों में आपका किसी एक में मामला सेट कर दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 299 में जो आपराधिक मानववध दिया गया है यही कन्वर्ट होकर मर्डर हो जाता है। लेकिन कब मर्डर कहलाएगा, जब आपका ये जो आवश्यक तत्व हैं 300 में 4 आवश्यक तत्व हैं और चारों में
किसी एक में मामला क्या हो जाए सेट। उसमें 3 में आशय शब्द लिखा है, लेकिन चौथे में आशय नहीं बल्कि नॉलेज होना चाहिए, वो भी हम बता रहे हैं अभी। फिर एक बार देखिए, अगर मामला 300 में सेट हो गया और किसी अपवाद में 5 अपवाद में से किसी में नहीं आता, तो ये माना जाएगा कि मर्डर व्यक्ति ने किया है और वह 302 आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा। पहला कंसेप्ट। अगर मामला 300 के 4 क्लाज में किसी में एक में आ गया, किंतु अभियुक्त अपना मामला 5 अपवादों में से किसी एक में सेट कर दिया है, तो ऐसी दशा में वह अब 300 से बाहर चला जाएगा और अभियुक्त अब हत्या के लिए दंडित नहीं होगा, बल्कि 304 के तहत हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दोषी होगा। उसमें जो 304 में भी कुछ टेक्निकल बातें हम बताएंगे। अगर इरादा था तो उसके लिए दंड की मात्रा अधिक है, और इरादा नहीं था लेकिन केवल क्या था, ज्ञान था, तो उसके लिए दंड की मात्रा अधिक है। यानी कि आशय और ज्ञान के मामलों में मृत्यु तो कारित किया, आशय के साथ किया तो ज़्यादा दंड, आशय नहीं था नाले था तो थोड़ा दंड की मात्रा क्या हम बताएंगे, कल तक आ जाएगा वो भी आपका, कम होगी, बताया जाएगा भाई किस किस खंड से गवर्न करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो इस पर बनता है कि प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता, लेकिन प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध होती है। पिछली बार भी पूछा गया था कि ये जो कथन है यह किसका कथन है, तो मुख्य रूप से यह कथन बरकतुल्लाह के केस में जस्टिस प्लाउडन ने दिया। यानी कि मुख्य रूप से यह जो कथन है कि प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं होती, मेंस में भी आता है, प्री में भी, लेकिन प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध होती है, ये कथन अक्षरशः सत्य है, आपका वर्ड बाय वर्ड ट्रू है। और ये कोटेशन कहा गया था आपका बरकतुल्लाह के केस में जस्टिस प्लाउडन ने, और लोगों ने भी कुछ कहा था। अतः जो कल आपका आया था कि ये कोटेशन किसका है, तो सरफुद्दीन उसमें ऑप्शन था, प्लाउडन ऑप्शन नहीं था कल के पेपर में जो टेस्ट हुआ था। तो भाई आपका अगर प्लाउडन न रहे तब दूसरा भी देखना है, एक ही पर नहीं रहना है, तो उसका अंतर बताया जाएगा। आपका 5-6 केस हैं और 5-6 केसों में जज का नाम, प्रथम केस कौन है और आपका कौन कौन सा है, तो केस अभी हम बताते हैं। फिर एक बार बैक होइए, 300 का बेरक देखिए भाई आपका, ए तस्मिन पश्चात अपवादिक दशाओं को छोड़कर, यानी कि जैसे कि आपने प्ली बार्गेनिंग में पढ़ा कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के दंड से दंडनीय मामलों के सिवाय, तो उसी प्रकार यहाँ भी सिवाय लगा दीजिए, आपराधिक दशाओं के सिवाय आपराधिक मानववध हत्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपराधिक मानववध हत्या तो होगा, लेकिन अगर मामला ए तस्मिन पश्चात अपवादों में आ जाए, तो कितने अपवाद 300 में एक्सेप्शन दिए गए हैं, 500, तो अगर 5 में किसी एक अपवाद में मामला सेट हो जाए, तो वह आपराधिक मानववध हत्या न होकर केवल किस में रह जाएगा, आपराधिक मानववध। इसीलिए कहा गया है कि 5 अपवादों के सिवाय। दूसरा क्वेश्चन कंसेप्चुअल आइए कि मामला 5 में से किसी एक अपवाद में आता है, न्यायालय में इस बात को प्रूफ करने की जिम्मेदारी या साबित करने का भार किस पर होगा, या बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा। तो एविडेंस की एक सेक्शन भी यहाँ जोड़ना है, 105 जोड़ना है, 105।
अगर अभियुक्त चाहता है कि उसका मामला आईपीसी की धारा 76 से 106 में आए या किसी विशिष्ट अपवाद में आए या कम दंड वाले अपराध में उसका मामला आ जाए, तो ये बात साबित करने का भार किस पर होगा? आपका अभियुक्त पर होगा। और कौन सी एविडेंस की धारा हम लगातार बता रहे हैं? 105। 105 की दूसरी विशेषता आपका पूछी जाती है। यह धारा सिविल में लागू न होकर केवल किस में लागू होगी? आपराधिक में, यानी कि क्रिमिनल में। तो इसको जब पांचों अपवाद पढ़िएगा तो एविडेंस की एक धारा भी याद रखिएगा, कौन सा? आपका 105। अगला देखिए भाई, आपका शुरू किया जाए। 4 पॉइंट हैं, 299 पकड़े रहेगा। देखिए आपका क्या कहा गया है। यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। यानी कि पहला 300 में आपका जो पॉइंट मिला वह ये मिला कि अगर आशय या इंटेंशन किसका था? मृत्यु कारित करने का। तो अब आप ये कहेंगे कि 299 में भी आई है और 300 में क्या है? यही क्वेश्चन आपका इंटरव्यू का है भाई। 299 में भी पहला खंड है कि अगर ए का इरादा बी की मृत्यु कारित करने का था, बी मर गया, तो 299 कहती है कि ए ने आपराधिक मानववध किया। ये आपराधिक मानववध हत्या कब होगा? तो अगर ए का इरादा बी की मृत्यु कारित करने का था, बी मर गया, तो ये आपराधिक मानववध किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हत्या में। लेकिन अगर अभियुक्त का मामला 5 में से किसी एक अपवाद में आ जाए तो ये हत्या न होकर किस में रहेगा? केवल आपराधिक मानव। तो आप पहला नियम आइए अंतर आइए जो निकाला जाता है मेलविज के अनुसार। पहले आप ये देखेंगे कि 299 का पहले खंड में कोई अंतर नहीं, सेम शब्द लिखा है। इसमें भी आपका लिखा है मृत्यु कारित करने का आशय, और इसमें भी क्या लिखा है? मृत्यु कारित करने का आशय। यानी कि अगर पहले क्लाज को हम दोनों में देखें तो दोनों में जो पहला क्लाज है इसके अनुसार अगर आपराधिक मानववध किसी व्यक्ति ने किया है और मृत्यु कारित करने का आशय था, तो वह आपराधिक मानववध सदैव या हमेशा मर्डर माना जाएगा। क्योंकि आपका, फिर एक बार समझिए, जहां आपराधिक मानववध करने का आशय था वहाँ वह आपराधिक मानववध सदैव मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि मर्डर के लिए भी यही आवश्यक है कि मृत्यु कारित करने का क्या हो? इरादा। लेकिन यदि मामला 300 में सेट हो जाए और 5 अपवादों में किसी एक में आ जाए तो फिर वह मर्डर न होकर कहाँ रह जाएगा? 299 में ही, यानी कि आपराधिक मानववध में ही। अब आपका ये आया कि आखिर अंतर क्या निकला? भाई यहाँ भी आशय, यहाँ भी आशय, तो जो इंटरव्यू में आपका पूछा जाता है अंतर है, लेकिन अंतर बहुत सूक्ष्म है, इसको निकालना काफ़ी कठिन काम है। और वह जो अंतर है वह आशय की मात्रा पर निर्भर करता है। और आशय की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो आपका हत्या, और थोड़ा बहुत कम होगी तो किस में रह जाएगा? आपराधिक मानववध। अब आशय की मात्रा कब ज़्यादा हो गई, कब कम हो गई, ये निकालना आसान काम नहीं है। इसीलिए आपका लोगों ने प्रयास तो किया अंतर करने का, लेकिन आज तक कोई भी विद्वान दुनिया का इसमें अंतर सटीक नहीं कर पाया। क्योंकि दोनों में इतना मिलते जुलते शब्द हैं कि अंतर मुश्किल हो जाता है। क्या मिल रहा है दोनों में? देखिए आपका
299 और 300 में समानता भी देखनी है। पहली समानता कि दोनों में व्यक्ति का वध होता है, आशय भी दोनों में है। आपका व्यक्ति के कार्य से ही मृत्यु का होती है दोनों में, आपका इसमें भी कोई शक नहीं है। आशय भी दोनों में है, तो आखिर अंतर कहाँ निकला? इसमें भी आशय उसमें भी आशय, तो अंतर कैसे निकालेंगे? इसलिए आज तक विश्व का कोई विद्वान मैं बता दूं, इसमें अंतर नहीं निकाल पाया। लेकिन अंतर है, जब आपका कंपटीशन में पूछे इंटरव्यू में, तो आप कहेंगे सूक्ष्म अंतर है। आशय की मात्रा आपका थोड़ा ज़्यादा तो 300 में मामला आएगा, और थोड़ा कम रही तो किस में रह जाएगा? 299। अब यही पॉइंट आपका अंतर करना मुश्किल है कि कब आशय की मात्रा ज़्यादा और कब कम, कोई निकाल नहीं पाया। लेकिन आशय और ज्ञान की क्या है? 299 300 में मात्रा पर अंतर है। हल्का सा ज़्यादा तो फिर 300 में, और हल्का सा कम तो 299। लेकिन ये निकालना कोई विद्वान निकाल नहीं पाया, भले शब्दों का आपका। दूसरा देखिए भाई, यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, यानी कि आपका पहला तो आशय था ही 300 में, अब दूसरा पॉइंट देखिए यानी कि जो भी व्यक्ति को चोट पहुंचाई गई है उसमें शारीरिक क्षति कारित करने का क्या था? आशय। तो बताइए दूसरे पॉइंट में भी आशय हो गया कि नहीं? डायरेक्ट मृत्यु का आशय नहीं था, बल्कि किसका आशय था? सारे पूरा वाक्य देखिए, यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको वह अपहान कारित की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा खंड तभी लागू होगा जब किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कोई शारीरिक चोट पहुंचाई है, और जो अभियुक्त है आपका इस आशय के साथ शारीरिक चोट पहुंचाया है। किसके साथ? आशय के साथ किस पर चोट पहुंचाई है? शरीर पर। और ये जानता है अभियुक्त कि जो हमने चोटें पहुंचाई हैं उस चोट से इस बात की पॉसिबिलिटी है, इस बात की संभावना है कि वह व्यक्ति क्या होगा? मर गया, और मर भी गया, मर जाएगा, और व्यक्ति मर जाता है। यानी कि दूसरा पॉइंट तब लागू होगा जब इरादे के साथ शरीर पर चोट पहुंचाई गई है। अभियुक्त ये जानता है चोट पहुंचाते समय चोट पहुंचाया है कि जिस अंग पर हमने चोट पहुंचाई है आपका इस बात की संभावना है कि यह व्यक्ति क्या होगा? मर जाएगा, और वह व्यक्ति मर भी गया, तो ये आपराधिक मानव वध किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मर्डर में। पहले चारों पढ़ा लिया तब फिर तुलना किया जाए, यानी कि शारीरिक क्षत के मामले में लागू होगी। यहाँ भी आपका आशय है कि नहीं? वाक्य है। तीसरा पॉइंट देखिए, यदि वह किसी व्यक्ति को, हाँ देखिए भाई दूसरे में आपका देखिए आपका, यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, और वह शारीरिक क्षत जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। अब यहाँ आपका खंड 2 और 3 में थोड़ा अंतर जाना जाता है। देखिए खंड 2 में हमने बताया कि ए बी पर प्रहार करता है और शरीर को क्षति पहुंचाने के लिए प्रहार करता है, इरादे के साथ करता है, और ये जानता है कि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इस शारीरिक क्षति से बी क्या हो जाएगा? मर जाएगा, और बी मर गया, तब ये आपराधिक मानव वध क्या कहलाएगा? हत्या। तीसरा पॉइंट भी मत, हाँ इसमें आपका तिली और प्लीहा के मामले देखे जाते हैं।
और ज़्यादा जो गंभीर समस्या आती है वह प्लीहा या तीली या रोगी का मामला आता है। यही आपको समझना है। दो तीन उदाहरण हम बता रहे हैं। ए जानता है कि बी के आपका कह सकते हैं कि शरीर में कोई अंग ऐसा है जहाँ कि अगर एक मुक्के का प्रहार किया जाए तो इस बात की संभावना है कि बी क्या होगा, मर जाएगा। ध्यान समझिए, ए उसी स्थान पर पर्टिकुलर एक मुक्का मारता है जहाँ प्लीहा बढ़ा है या रोग हुआ है और इस शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से मारता है। और ए को ए यह जानता है कि इस बात की संभावना है कि एक मुक्का में ही व्यक्ति कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो ये आपराधिक मानववध मर्डर होगा और क्लास 2 में क्या होगा, आ जाएगा। अब ये है कि भाई एक आदमी ये नहीं जानता कि बी रोगी है और बी को 4-5 घुस्सा उस जगह मारता है जहाँ की वह रोग उसका हुआ है, तब वह मर्डर नहीं होगा। यही आपको समझना है कि क्या ऐसे स्थान पर जानते हुए शारीरिक चोट पहुंचाई गई है जहाँ की एक दो मुक्का भी व्यक्ति को क्या कर देगा, जान ले लेगा। तीसरा देखिए, फिर बैक हुआ जाए। यदि वह किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने बी के शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए आपका कार्य किया और आपका ऐसा शरीर पर ऐसा वार किया है कि अगर एक सामान्य आदमी के शरीर पर वैसा वार किया जाता तो आपका वह आदमी आपका कह सकते हैं कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में, यानी कि ये नेचर के अनुक्रम में, प्रकृति के अनुक्रम में ऐसी मार से वह आदमी बचता नहीं, सामान्य आदमी, और कहाँ पहुंच जाता, ऊपर। फिर एक बार देखिए, ए बी को 10 जगह तलवार से काटता है। अब ये देखा जाएगा कि ए ने जो शारीरिक क्षति बी को पहुंचाई, अगर एक स्वस्थ आदमी पर ये 10 तलवार गिरते तो क्या प्रकृति के मामूली अनुक्रम में वह आदमी की मृत्यु हो जाती? अगर हो जाती तो अगर 10 तलवार चलाया है और अगर एक आम आदमी इतनी चोटों से क्या होता, मर जाता, और ये भी क्या हुआ है, इन चोटों से मरा है, तो ये माना जाएगा कि ये मर्डर है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि चोट कहाँ मारी गई है, चोट का प्रकार क्या है, और क्या चोट ऐसी थी कि अगर एक आम आदमी पर इतनी चोटें आम आदमी को पहुंचाई जाती तो वह क्या हो जाता, मर जाता। और इस उदाहरण में दूसरा व्यक्ति भी इन चोटों से क्या हुआ है, मर गया है, लेकिन चोट पहुंचाने का इरादा था कि नहीं था। और ऐसी चोट आपका प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए क्या थी, पर्याप्त। चौथा आपका जो पढ़ा जाता है, इसी पर मेलवी ने अंतर बताया। देखिए आपका, फिर आप एक बार 299 का तीसरा खंड उठाइए। जो 299 का तीसरा खंड है उसको थोड़ा संभाव्य और अधिसंभाव्य को लेकर आपका आर बनाम गोविंदा के केस में जस्टिस मेलविन ने डिफरेंस बताया। देखिए भाई, 299 का फिर एक बार बैक होइए, क्योंकि 299 का जो तीसरा खंड है उसी को उठाकर और चौथे खंड को पढ़ना है। देखिए, यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे।
इसका मतलब ये हुआ कि अभियुक्त यह नॉलेज रखता है कि इस बात की संभावना आशा नहीं है। मैं फिर बता दूं, ये क्या रखता है? ज्ञान रखता है कि जो कार्य वह कर रहा है उस कार्य से इस बात की संभावना है कि पूरी संभावना है, यानी कि संभाव्य है कि अधिसंभाव्य है 299 में। तो क्या शब्द लिखा है? संभाव्य। तो 299 में तो आपका संभाव्य लिखा है, और 300 के क्लास फोर्थ में क्या लिखा है? अधिसंभाव्य। देखिए, संभाव्य मतलब कि थोड़ा कम संभावना थी, और अधिसंभाव्य का मतलब ये हुआ कि पूरी संभावना होना। फिर एक बार समझिए, अगर केवल संभाव्य शब्द लिखा रहे तो आपका संभावना थोड़ा कम होना, और अधिसंभाव्य लिखा रहे यानी कि संभावना क्या होना? पूरी होना। जैसे कि एविडेंस की धारा आपका ये 11 में आप लोग पढ़ते हैं, अधिसंभाव्य अनधिसंभाव्य। तो संभाव्य नहीं लिखा है 11 में, अधिसंभाव्य यानी कि कुछ संभावना नहीं बल्कि क्या है? पूरी। यानी कि पूरी आपका, फिर एक बार देखिए क्योंकि यही अंतर मेलविज आपका बताएंगे। अगर ए ने यह ज्ञान रखते हुए बी पर प्रहार किया कि इस बात की संभावना है कि बी मर जाएगा, और बी मर गया, तो ये 299 में आपराधिक मानववध माना जाएगा। पहला नियम, अगर ए ने बी पर प्रहार किया, नॉलेज रखते हुए प्रहार किया, और इस बात का पूरा नॉलेज है ए को कि बी आपका इस बात की पूरी संभावना है, केवल संभावना नहीं बल्कि क्या है? अधिसंभाव्य है कि बी मर जाएगा, और बी मर भी गया, तो यह जो अधिसंभाव्य है ये आपका संभावना से थोड़ा ज़्यादा है, और 299 से कन्वर्ट होकर किस में चला जाएगा? 300। 300 के किस क्लास में जाएगा? 4 में। तो बताइए, आपका कल भी टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि 300 के किस क्लास में आशय की आवश्यकता नहीं है? तो बताइए किस में है? 4। और 299 में 3 हमने तोड़ा, तो 299 के किस क्लास में आशय की आवश्यकता नहीं, नॉलेज से ही काम चल जाएगा? तो तीसरा। 299 पूछे तो कौन सा? तीसरा। और आपका 300 पूछे तो कौन सा? चौथा। फिर एक बार देखिए, इसी बात को तुरंत केस से पकड़ना है भाई। संभाव्य और अधिसंभाव्य का जो मामला है, देखिए कभी काल जो अंतर पूछा जाता है आपका, देखिए अंतर का आपका मॉडल बताया जाए। 299 और 300 में मुख्य अंतर क्या है? तो आपका देगा मृत्यु कारित करने का आशय होना, शारीरिक क्षति कारित करने का आशय होना, ये दे देगा। आशय और ज्ञान की मात्रा में अंतर है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर ये मॉडल दे तो क्या मारेंगे? आशय और ज्ञान की मात्रा। अब दूसरा मॉडल देखिए, 299 और 300 में निम्नलिखित में से कौन मुख्य अंतर है? मृत्यु कारित करने का आशय, शारीरिक क्षत कारित करने का आशय। आपका माने संभाव्य और अधिसंभाव्य, इनमें से कोई नहीं। अगर ये मॉडल दे, मॉडल पर निर्भर करेगा, तो क्या मारेंगे? संभाव्य और असंभाव्य। लेकिन पहला ना देखिएगा, मैं फिर बता दूं, अगर आशय और ज्ञान की मात्रा भी दे, और संभाव्य और असंभाव्य दोनों दे, और दोनों में से केवल एक चुनना हो, तो आप संभाव्य न चुनिएगा। इसमें क्या चुनना है? आशय और ज्ञान की मात्रा में। तो 3 मॉडल में बताया, ये बार बार इंटरव्यू प्री में आ रहा है भाई, गलत ना हो, ना समझ में आए तो, क्योंकि थोड़ा बहुत शार्ट किया हूँ मैं, क्योंकि आपका समय बहुत लग रहा था इस पर। फिर एक बार देखिए भाई, इस पर केस उठाना है। अभी बेरेक्ट बचा है, बेरेक्ट हम बताएंगे। पहले केस संभाव्य और असंभाव्य पर,
हो सकता है कि किस केस में 299 और 300 में अंतर बताया गया और वह अंतर संभाव्य और अधिसंभाव्य पर आधारित था। ये क्वेश्चन अगर आए तो आप आर बनाम गोविंदा मारेंगे। कौन सा केस? आर बनाम गोविंदा। और जज का नाम पूछे तो मेलविल, यानी कि मेलविल जज थे। फिर एक बार देखिए भाई, आपका ये केस आपका बता दिया जाए। देखिए आपका ये केस भाई आगे अब डिटेल में नहीं बताया जाएगा कल, अभी हम बता दे रहे हैं डिटेल में। संभाव्य आर बनाम गोविंदा का केस देखिए आपका, ये दूसरा केस है जो अंतर बताया गया। पहला केस आपका गोराचंद गोपी का है, आपका बताया जाएगा वो कल। अभी केस एक केस चूंकि इसमें संभाव्य संभाव्य में आ रहा है, इसलिए इसको बताना जरूरी है। देखिए आपका इसमें क्या हुआ था। एक गोविंदा अभियुक्त था, वह अपनी पत्नी को धराशायी किया और उसके सीने पर अपना आपका ठेहुना रख दिया यानी कि आपका माने सीने पर बैठ गया भी कह सकते हैं, यानी कि आपका पैर रख दिया। पैर रख के और आपका 3-4 घुस्सा अपनी पत्नी के सिर पर मारा। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात गोविंदा के खिलाफ 302 धारा का मुकदमा चलाने की मर्डर का कोर्ट ऑफ सेशन ने यानी कि सत्र न्यायालय ने आपका हत्या के लिए दंडित किया और गोविंदा को मृत्यु दंड की सजा दी। तत्पश्चात आपका फिर एक बार बताइए, भले अभियुक्त अपील करे या न करे, सत्र न्यायालय के लिए बाध्यकारी है कि अगर मृत्यु दंड दिया गया है तो पुष्टि के लिए किसको भेजे? हाई कोर्ट को। तो बताइए अब धारा पुष्टि के लिए सीआरपीसी की धारा में भेजता है सत्र न्यायालय हाई कोर्ट को? 366। हाई कोर्ट अतिरिक्त साक्ष्य लेता है सीआरपीसी की कौन सी धारा? 367। खंडन या मंडन या पुष्टि या खंडन की धारा में, चाहे दंड कम चाहे रीट्रायल या खंडन या पुष्टि, सबकी धारा में। और आपका इसके पहले वाले टेस्ट में पूछा गया था, वैसे आंसर वो थोड़ा बीडी में गलत हो गया था मैंने लिखते समय। आपका पुष्टि मृत्युदंड की कम से कम कितने जजों द्वारा? 2। तो आर बनाम गोविंदा बनाइए। अब हाई कोर्ट में जब पुष्टि के लिए मामला भेजा गया तो 2 जजों की पीठ के सामने गया। एक जज थे आपका कैंपवेल, कैंपवेल थे, और दूसरा दादा भाई आपका हरि, हाँ भाई दादा हरि दास थे, यानी कि हरिदास थे। अब हरिदास कह रहे थे कि भाई मामला 302 में ये जाएगा आपका, और कैंपवेल कह रहे थे कि नहीं 304 में, और ये किस में मान रहे थे? 302। तो जब दोनों जजों में आपस में मतभेद हो गया तो दोनों लोगों ने अपना अपना निष्कर्ष निकालकर एक तीसरे जज को दिया, और वह तीसरे जज कौन थे? मेलविल, या मेलविल भी कहीं लिखा है, मेलविल थे। और ये तीसरा जज अब रेफरी का काम करेगा और ये जो निर्णय दे देगा, अब 2-1 से क्या आ जाएगा निर्णय। तो रेफरी का भी सिद्धांत याद रखिए आपका। तो रेफरी का कौन काम करेगा? मेलविल। मेलविल ने ये कहा आपका जो 299 का क्लाज 3 और 299 300 का क्लाज 4 की तुलना की। मुख्य रूप से ये कहा कि अगर ए ने यह जानते हुए कि इस बात की संभावना है कि बी मर जाएगा, बी को चोट पहुंचाई है और बी मर गया, तो ये 299 में आपराधिक मानववध माना जाएगा। अगर ए ने बी को चोट पहुंचाई ज्ञान रखते हुए और इस बात की पूरी संभावना है कि बी मर जाएगा और बी मर गया, तो ये 300 के क्लास 4 में सेट होगा और ये आपराधिक मानववध किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हत्या में।
यानी कि कुल मिलाकर संभाव्य और अधिसंभाव्य के आधार पर 299 और 300 में अंतर किसने बताया? तो जस्टिस मेलविन ने बताया और ये कहा कि अगर किसी स्त्री के सिर पर 3-4 मुक्का मारा जाए तो इस बात की संभावना तो है कि उसके सिर की नस फूट माने आपका नस पर चोट लगेगी, फट जाएगी और वह मर जाएगी। लेकिन निश्चितता नहीं, यानी कि पूरी संभावना इस बात की नहीं है कि वह मर ही जाएगी। अतः थोड़ा संभावना क्या है? कम। अतः गोविंदा को आपका 302 के तहत दंडित न करके अब की धारा में दंडित किया गया 304। तो ये आपका संभाव्य और अधिसंभाव्य पर अंतर के आधार पर अंतर आपका मेलविन ने बताया। वैसे 299 और 300 में जब अंतर आता है तो कल हम बता देंगे थोड़ा, मेलविन ने ही चार्ट बनाया है और वहीं चार्ट लिखना है, इधर 299 बेरेक और उधर कौन सा आपका 300 लिखना है और एक दो केस उसी में क्या कर देना है, समाहित। तो आपका प्रयास किया गया आपका। अब कल अंतर बताया जाएगा, 4-5 केस हैं पूछे जाते हैं, फिर अपवाद भी कल हम बता देंगे। अब एक केस हम डिटेल में बता चुके हैं भाई, कल आपका डिफरेंस पहले बता दिया जाए दोनों में और 5-6 केस बता दिया जाए, वही केस बार बार पूछे जाते हैं और उसके बाद पांचों अपवाद एक लेक्चर। कल प्रयास करेंगे कि ये पांचों अपवाद समाप्त हो जाए। उसके बाद आपका अगली धाराओं में दम नहीं है, 301 302 तो 5-5 10-10 मिनट की धाराएं हैं। तो कल